वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम प्रीवियस लेक्चर में हम इस बेसिक हैमिल्टोनियन तक पहुंचे थे और हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस इस हैमिल्टोनियन का हासिल करना चाहते हैं, जो एसेंशली हमें बैंड स्ट्रक्चर ग्रिफिन का देगा और इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। अब इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ये एक क्वाड्रेटिक हैमिल्टोनियन है। सो इट्स व्हाट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक हैमिल्टोनियन। क्वाड्रेटिक हैमिल्टोनियन का मतलब है कि कैसा हैमिल्टोनियन जिसमें एक क्रिएशन, हर टर्म में एक क्रिएशन और एक एनाहिलेशन ऑपरेटर आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक कहलाता है। दिस इज़ नॉट द मोस्ट जनरल फॉर्म। आई मीन आपके पास इस किस्म का भी हो सकता है जिसमें सी डैगर हो, या सी वाले टर्म्स भी आ सकते हैं, तो उसको भी हम क्वाड्रेटिक हैमिल्टोनियन कहते हैं। मगर उनसे हमें डील नहीं करेंगे, वहाँ नंबर कॉन्जर्वेशन उस सिस्टम्स में नहीं होती। उसमें उनको हम डिस्कस करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आगे चल के सुपरफ्लूइडिटी एंड सुपरकंडक्टिविटी। यहाँ पे जो है हर टर्म में आप देख रहे हैं कि एक सी ऑपरेटर है और एक सी डैगर ऑपरेटर है, एक एनाहिलेशन ऑपरेटर और एक क्रिएशन ऑपरेटर। तो इस किस्म का जो क्वाड्रेटिक हैमिल्टोनियन होता है, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रिएशन एनाहिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं हर टर्म ऑफ द हैमिल्टोनियन में, वहाँ नंबर कंजर्वेशन होती है, जो कि ऐसा होमवर्क आई विल गिव असाइन इट टू यू टू प्रूव दैट दिस नंबर कंजर्वेशन सिस्टम विच इज़ डिस्क्राइब्ड बाय अ हैमिल्टोनियन ऑफ दिस फॉर्म। उसमें भी एसेंशली आपको नंबर ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन की कॉम्यूटेशन देखनी है, वो बाद में हम उस पर आएंगे। मगर क्योंकि इसमें एनाहिलेशन ऑपरेटर्स और क्रिएशन ऑपरेटर्स की बात बराबर तादाद है, तो जितने फर्मियंस या बोसॉन्स हों वो एनाहिलेट हो रहे हैं, उतने ही क्रिएट भी हो रहे हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज़ कंजर्व्ड। अच्छा, ये वाला बेसिक हैमिल्टोनियन हमने डायगोनलाइज करना है। ये क्वाड्रेटिक हैमिल्टोनियन है। क्वाड्रेटिक हैमिल्टोनियंस को आप हमेशा बाय यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज दिस इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर, यू कैन ऑलवेज डायगोनलाइज अ क्वाड्रेटिक हर्मिशियन ऑपरेटर बाय यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर, एंड सो इट विल बी अ गुड लेसन टू लर्न हाउ टू डायगोनलाइज हैमिल्टोनियंस ऑफ दिस सॉर्ट। अच्छा, इसको हम जो है ये जो हैमिल्टोनियन है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि वी कैन डिफाइन अ कॉलम वेक्टर ऑफ द एनाहिलेशन ऑपरेटर्स एंड रो वेक्टर ऑफ द क्रिएशन ऑपरेटर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिएशन ऑपरेटर्स इन दिस फॉर्म एंड द एनाहिलेशन ऑपरेटर इन दिस फॉर्म। तो अगर हम चाहें तो वही जो एक्सप्रेशन ऊपर थी, यानी ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन जो है को रीराइट किया जा सकता है इस फॉर्म में। तो ये डायगोनलाइजेशन जो है बिकम्स क्वाइट सिंपल इन दैट केस, बिकॉज एसेंशली आपके पास ये इस किस्म की इसकी फॉर्म बन रही है, जो कि हैमिल्टोनियन को जब आप लिखते हैं तो इसकी फॉर्म जो बन रही है वो इस किस्म की है कि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं HIJ, ये ऑपरेटर, ये मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं HIJ, और ये सी डैगर ICJ। इस किस्म की जो फॉर्म होती है ये बेसिक क्वाड्रेटिक हैमिल्टोनियन की फॉर्म है, जिसमें ये जो हैं दीज आर एक्चुअली मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स। और जब हम डायगोनलाइजेशन की बात करते हैं तो इस किस्म के केस स्पेस में लिखा हुआ है, तो इसको हम ब्लॉक हैमिल्टोनियन भी कहते हैं, ब्लॉक हैमिल्टोनियन। ब्लॉक हैमिल्टोनियन। तो अगर हम डायगोनलाइज करना चाहते हैं इस हैमिल्टोनियन को टू फाइंड इट्स आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, तो काफ़ी सिंप्लीफाइड चीज़ हो जाती है, बिकॉज इफ़ यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म then diagonalization proceeds essentially by diagonalizing this block Hamiltonian. तो block Hamiltonian को हमने diagonalize करना है, तो that is not a difficult task, because 2 by 2 matrix और 2 by 2 matrix को diagonalize करना जो है is an easy task. I am sure all of you can do it, because हमारे quantum mechanics के courses में जब हम
टू लेवल सिस्टम्स को, टू स्टेट सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं, तो उसमें हम जो है ये 2x2 हैमिल्टोनियन से डील करते हैं, और उनकी डायगोनलाइजेशन जो है इज़ अ स्टैंडर्ड एक्सरसाइज इन क्वांटम मैकेनिक्स. सो इफ़ यू फॉलो दैट रूट, तो अगर आइगन वैल्यूज़ हमने मालूम करनी है इस ब्लॉक हैमिल्टोनियन की, तो वी सेट अप द सेकुलर इक्वेशन. So this is what is called the secular equation. You take the determinant of the Hamiltonian minus the eigenvalue multiplied by the identity matrix. Since this is a 2x2 matrix, identity matrix will also be 2x2. So you write down the secular equation. This is also called the secular equation. This is a standard diagonalization procedure इन क्वांटम मैकेनिक्स. तो अगर आप लोगों को ये याद नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू गो बैक एंड लुक एट योर फेवरेट क्वांटम मैकेनिक्स टेक्स्ट बुक, एंड उसमें आप अपने आप को दोबारा से रिवाइज कर लेंगे उस चीज़ को. तो मगर ये कि एक अच्छी एक्सरसाइज है. तो आपकी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो ये हैं. दीज आर द आइगन वैल्यूज़ ई के. एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ द वेव वेक्टर. दीज आर योर आइगन वैल्यूज़, एंड इन फैक्ट these represent the band structure here. The energy eigenvalues as a function of the wave vector give you the band structure. ठीक है जी. अब आपके पास you got everything here. जो आपका block Hamiltonian है वो it is right over here. This is your block Hamiltonian, and you substitute that, and so you get this HK minus EK I identity matrix से, तो आपके पास ये वाला matrix बन जाएगा. And then you take the determinant of it. ठीक है जी. So I think you can do that. So determinant को evaluate किया, ये आ गया, and so the eigen values are these over here. So these are what are the eigen values. So आपने eigen values determine करनी. So there, since it's a 2x2 matrix, so there will be two eigen values and there will be two states, and so there are two eigen values, one with a plus sign and the other one with a माइनस साइन. सो जेटा के जो है प्लस एंड माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू. अच्छा, अब इसकी इस फंक्शन की भी एक्सप्रेसिड फॉर्म हमारे पास मौजूद है ना. इस फंक्शन की एक्सप्रेसिड फॉर्म हमारे पास मौजूद है, और ये हमने पिछले लेक्चर में डिटरमिन की थी. लेट्स गो बैक राइट ओवर हेयर. तो इसकी हमने एक्सप्रेसिड फॉर्म मालूम की थी. ये इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म है विद माइनस टी का एक फैक्टर साथ आना है. ये वाला माइनस टी का फैक्टर है ना, साथ इसके लगाएंगे. ये तो हमने समेशन करके किया था ना, तो इसको माइनस टी का फैक्टर इसके साथ लगा दें. और ये जो चीज़ है ये हमने ऊपर यहाँ पे हमने ये जो समेशन है ये हमने यहाँ पे डिटरमिन कर ली थी. तो माइनस टी टाइम्स दिस समेशन, माइनस टी टाइम्स दिस समेशन गिव्स यू दिस फंक्शन ऑफ के. ठीक है जी. सो in the next step, what we are going to be doing is substituting that over here. So if we substitute that, उसकी एक्सप्रेशन हमने इधर डाल दी है. पीछे से हमने करके ना, पिछले प्रीवियस पेज से हमने इसको करके यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. इसको यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. Now all we have to do is determine the absolute value of a complex number. You know how to evaluate it. So you multiply this with its complex conjugate. Complex conjugate में यहाँ पे i's आ रहे हैं, ये जो i's आ रहे हैं, ये जो i's आ रहे हैं, ये प्लस जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो i माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई प्लस आई हो जाएगा, एंड सो फोर्थ. एंड यू टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू, सो यू टेक द स्क्वायर रूट हियर. So this is standard complex analysis या complex algebra. So ये आप कर लेते हैं. Then what you do is you just multiply this out. If you multiply this out, you will get this expression. Nothing complicated about it. और ठीक है. So this would be a good point to. If you were sitting in the class, I would ask any questions, but since nobody is here, so let's just proceed. तो हम जब ये क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन करेंगे, तो किसी को ये चीज़ स्टेप समझ में ना आए तो वो पूछ सकते हैं.
वैसे चलें मैं सारा दोबारा से, इतना सिंपल है मगर फिर भी बता देता हूँ कि ये पहली टर्म जो है, इस टर्म को आपने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो हैं ये आपको 1 दे देंगे, और ये जो कॉस वाले फैक्टर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर ट्वाइस ऑफ कॉस के एक्स ए ओवर 2 बन जाएंगे, यानी स्क्वायर्ड ऑफ दिस। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है ये वाला फैक्ट, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक्सपोनेंट में एक में प्लस है और दूसरे में माइनस है। तो ये आपको ये 1 दे देगा। अच्छा, उसके बाद फिर आपने इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ इसमें ख्याल ये रखना है कि अब आपके पास ये, जब इस टर्म को, इसको मैं कह लेता हूँ हाँ, इस वाली टर्म को ये आखिरी वाली टर्म से इधर मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा रेस कर दूँ ताकि फिर आप लोगों को दोबारा समझा सकूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो हो सकता है कि इस मामले में कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा, ये वाली जो टर्म है ना, जिसको मैंने इस तरीके से लिखा है, और ये वाली टर्म, इसकी मल्टीप्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos के एक्स ओवर ए बाई 2 वैसे का वैसा आ जाएगा। ये वाला और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे। एक्सपोनेंट्स ऐड होने का मतलब ये है कि आपके पास ये 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, जिसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 लिख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 साथ के वाई ओवर ए, के वाई ए वैसे का वैसा आ रहा है। हाँ, ठीक है। अच्छा, फिर ए के मल्टीप्लिकेशन, आखिरी जो टर्म आ रही है वो इस मल्टीप्लिकेशन से आ रही है। ठीक है ना। और ये आखिरी जो टर्म आप हासिल कर रहे हैं वो इस वाली टर्म और इस वाली टर्म की मल्टीप्लिकेशन से वो ये आ जाती है। सो एवरीथिंग इज़ देयर। हाँ, अच्छा, अब ये जो आपके पास ये जो सारा कुछ है, इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो ये 1 आ गया, 4 cos स्क्वेयर्ड के एक्स ओवर 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है। और आपने अब थोड़ा सा इसको जो है हमने देखना है कि कैसे सिंप्लीफाई वगैरह करें। ठीक है। तो लेट्स जस्ट डू इट। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मेरे में गलती इधर कर दी है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। इधर जो टर्म है ना, इसमें जो है आपके पास ये 2 cos के एक्स ए ओवर 2 भी आना चाहिए। यस, नाउ इट्स एवरीथिंग इज फाइन। या नाउ इट्स एवरीथिंग इज फाइन। ये एक मिसिंग है यहाँ, ये जो है ना, ये नोट कर लें, ये 2 cos के एक्स ए ओवर 2 जब ये इससे मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये फैक्टर, कॉस का फैक्टर भी इससे आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई हुई थी तो आपको 1 दे दिया था, मगर जब ये कॉस वाली टर्म इनसे मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास ये cos के एक्स ए ओवर 2 भी आ जाएगा। यू कैन जस्ट चेक। ठीक है। अच्छा, अब ये अगर करेक्शन आपने कर ली इधर, तो ये बेसिकली आपके पास इधर 1 + 4 cos स्क्वायर के एक्स ओवर 2 आ रहा है। ठीक है। फिर ये दोनों टर्म्स जो हैं आप ऐड कर सकते हैं। मैंने दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम लिखेंगे कॉमन लेके ना, इसको हम लिख सकते हैं ये जिस तरह ये टर्म है सही है, ये 2 आपके पास इधर आ गया, ये टर्म इधर आ गई, और ये आपके पास √3/2 सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब 2 cos के एक्स ओवर 2 को आप कॉमन लेंगे, चलें इसको लिखते हैं यार, इतना कन्फ्यूजन आपको हो जाएगी। लेट मी बी लिटिल बिट मोर क्लियर ताकि आप लोग बाद में परेशान ज़्यादा ना हो। स्टूडेंट्स की ज़्यादा परेशान तो नहीं करना ना। अच्छा जी, तो अब इस तरह देखते हैं, इसको मैं इधर लिखना शुरू कर रहा हूँ। ये फर्स्ट टर्म जो है ये आपको 1 दे देगी। फर्स्ट टर्म विल गिव यू 1। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट टर्म ये कर दी, प्लस आपके पास ये वाली टर्म जो है इसको मैं 2 कह देता हूँ, इसको फर्स्ट टर्म किया, इसको ये हो जाता है 4 cos स्क्वेयर्ड के एक्स
एक्स सब्सक्रिप्ट में लिखना चाहिए ना, के एक्स ए ओवर टू, ठीक है जी, ये सेकंड टर्म होगी। अब ये वाली टर्म और जिसमें ये 2 cos के एक्स ओवर टू और एक्सपोनेंशियल फैक्टर आ रहा है, इन दोनों को हमने कंबाइन करना है, ठीक है, ऐड करना है। यानी कि तो ऐड जब हम करेंगे तो ये इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, ये कॉमन ले सकते हैं, 2 cos के एक्स ए ओवर टू को कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से, इधर से भी इसको कॉमन ले लिया और इधर से भी कॉमन ले लिया, और बाकी आपके पास जो है ये एक्सपोनेंशियल माइनस आई स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के वाई ए आ गया, प्लस एक्सपोनेंशियल आई स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के वाई ए आ गया। सारी टर्म्स आ गई। अच्छा, अब आपको पता ही है, ये इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ कॉस अंडर रूट 3/2 के वाई ए, ठीक है जी। तो ये 2 जो है, ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर आपको 4 दे देगा, बाकी ये सब चीज़ें वैसे आ गई। तो नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज़ ओके। आगे चल के आप जो हैं इसको पे हाफ एंगल फार्मूला लगा सकते हैं, के एक्स ए ओवर 2 है या के एक्स ए है, यानी कि कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इस वाली टर्म पे आपने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब ये किया तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है इस 1 के साथ कंबाइन होके आपको 3 दे देगा, ठीक है। बाकी ये 2 cos के एक्स ए जो है वो ये वाली टर्म आ जाएगी, और ये जो थर्ड टर्म है ये वाली, ये यही है जो इधर लिखी हुई, ठीक है। तो हम एनर्जी आइगन वैल्यूज़ मालूम कर रहे थे यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज़ द एनर्जी आइगन वैल्यूज़। तो इसमें हमने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के साथ, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, यानी इस पूरी एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई किया। ये माइनस प्लस माइनस टी का फैक्टर बाहर है, तो इसको वापस इसमें हमने डाला, तो हमारी एनर्जी की एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट के तौर पे लिख लिया, तो हमारी एनर्जी की एक्सप्रेशन जो है वो ये बन गई। एग्रीड। अब इसमें आप कई इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। एक तो ये है कि आपके पास 2 बैंड्स आ रहे हैं, दे 2 बैंड्स, वन बैंड विद एनर्जी greater than equal to 0 while the other one is energy less than equal to 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 बैंड जो हैं they will touch at points where E is equal to 0, यानी कि ये बैंड्स जो हैं वो डिजेनरेट हो जाएंगे इन द लैंग्वेज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, दे हैव द सेम एनर्जी वैल्यू। अच्छा, अब वो कौन से पॉइंट्स हैं, के पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये एनर्जी की एक्सप्रेशन जो है वो के पे डिपेंड करती, के वे वेक्टर पे डिपेंड करती, तो कौन सी वैल्यूज़ हैं वे वेक्टर की जहाँ पे ये बैंड्स मीट करेंगे। तो वो बाय इंस्पेक्शन हम देख सकते हैं कि अगर हम ये 2 वैल्यूज़ जो हैं प्लस 4π/3a, यानी ये के एक्स कंपोनेंट है के का, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल ना ग्राफीन शीट है, तो उसमें हम एक्स और वाई डायरेक्शन की हम बात कर रहे थे रियल स्पेस में, और जब हम फोरियर स्पेस या रेसिप्रोकल स्पेस में गए हैं तो ये हम अब के एक्स और के वाई की टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। तो ये पहला वाला जो है कंपोनेंट वो के एक्स है, दूसरा वाला कंपोनेंट के वाई है। के एक्स की वैल्यू जो है वो प्लस एंड माइनस 4π/3a हो और के वाई की वैल्यू 0 हो, तो आप देखते हैं कि वो बेसिकली ये वैल्यूज़ जो हैं प्लस एक दफ़ा करें के एक्स की वैल्यू 4π/3 या 0, उसको आप ट्राई करें और इसमें सब्स्टिट्यूट करें, तो हम देखेंगे कि ये जो है ये 0 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि प्लस और माइनस बैंड्स की या आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल टू 0 हो जाते हैं एट दीज वैल्यूज़। ओके, इसका मतलब है कि 2 बैंड जो हैं, अपर बैंड यानी अपर का मतलब मैं कह रहा हूँ प्लस बैंड और माइनस बैंड जो है
ये इन के वैल्यूज़ पे मीट करते हैं। ठीक है, और आप साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि जब आप के एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट करें और के वाई इक्वल टू ज़ीरो पुट करें इसमें, तो ये टोटल जो है 3 + 2 + 4 जो है ये 9 बन जाता है स्क्वायर रूट, तो 3t बन जाता है। तो अगर आप इन बैंड्स की विड्थ मालूम करना चाहें तो जो बैंड विड्थ है वो 3t है। 3t इज़ द बैंड विड्थ। सो ये समझ रहे हैं बात कि के एक्स और के वाई को इक्वल टू ज़ीरो हमने पुट किया और ये अच्छा। अब तो अगर हम सोचें तो इसका मतलब है कि ये दो बैंड्स हैं। इफ़ यू लुक एट दिस फिगर, दे टू बैंड्स, वन इज़ दिस लोअर बैंड ई माइनस बैंड एंड वन इज़ दिस अपर बैंड ई प्लस बैंड। एक्चुअली आपको ये भी याद होगा कि दो हमने कहा था कि दो इनइक्विवेलेंट पॉइंट्स हैं इस ग्राफीन के ब्रेलॉन जोन में। 6 पॉइंट्स थे। लेट्स गो बैक ताकि आपको वो जो थोड़ा सा रिमाइंड कर सकूं। यस राइट है। देखना ये वाले पॉइंट्स थे, आपको याद होगा ना, ये के पॉइंट था कि दीज आर इक्विवेलेंट पॉइंट्स। ये के पॉइंट हैं जो कि अगर हम नीचे जाएं तो ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर बेसिकली हैव द वैल्यू +4π/3 राइट हेयर, +4π/3 अपर साइन जो है ना, +4π/3 ए के एक्स वैल्यू है उसकी और के वाई वैल्यू 0 है। और के प्राइम पॉइंट जो है, जो के प्राइम पॉइंट्स है, 3 के प्राइम पॉइंट्स भी हैं जो इक्विवेलेंट थे। ये के प्राइम पॉइंट्स हैं, ये और ये 3 भी इक्विवेलेंट है। तो इनकी वैल्यू क्या है? इनकी वैल्यू जो है वो है कि एक्स जो वैल्यू है, लेट्स गो बैक, के एक्स जो वैल्यू है वो माइनस, इसमें माइनस साइन जो आ रहा है नीचे वाला साइन लें तो के एक्स की वैल्यू के प्राइम पॉइंट्स के लिए -4π/3a और 0 है। अब ये जो के प्राइम पॉइंट्स हैं ये इक्विवेलेंट हैं बिकॉज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू अ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, सो दे आर आइडेंटिकल पॉइंट्स। इसी तरह के पॉइंट्स भी हैं। तो एक्चुअली जो है ये दो बैंड्स बन रहे हैं, बट दीज 2 बैंड्स मीट एट 6 पॉइंट्स, 3 के पॉइंट्स एंड 3 के प्राइम पॉइंट्स। मगर क्योंकि 3 जो पॉइंट्स हैं के वो इक्विवेलेंट हैं और 3 पॉइंट जो के प्राइम के इक्विवेलेंट हैं, तो हम सिर्फ उनमें से एक ले लेते हैं के और एक के प्राइम जिस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बाकी हमें पता है कि वो इक्विवेलेंट ही हैं। जो बिहेवियर के और के प्राइम पॉइंट पे हमें मिलेगा एनर्जी डिस्पर्जन के हवाले से, वही हमें जो है बाकी पॉइंट्स पे भी मिलेगा। ये किसी सिंगल के और के प्राइम पेयर को ले लें तो वो हमें वो मिल जाए। तो एक्चुअली जो बैंड स्ट्रक्चर है, अगर आप गौर करें तो ये बैंड स्ट्रक्चर बनता है जो मैंने इधर एक फिगर सा डाला हुआ है कि यहाँ पे जो है ना ये नीचे वाला बैंड है, दिस इज़ योर ई माइनस बैंड एंड दिस इज़ योर ई प्लस बैंड एंड दीज आर 6 पॉइंट्स, ये और पीछे हैं 2। तो ये 6 पॉइंट्स जहाँ पे अपर बैंड और लोअर बैंड मीट कर रहे हैं। अपर बैंड को आमतौर पे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं और लोअर बैंड को हम आमतौर पे वैलेंस बैंड कहते हैं। ठीक है जी। तो हर कार्बन एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन? वही जो आपको याद होगा कि पीजी ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन हर कार्बन एटम जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसी को हम कंसिडर कर रहे हैं। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स की बात करें तो हर स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन। मगर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हर एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है कार्बन एटम, तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स में से आधी स्टेट्स जो हैं वो फिल होंगी। तो इसको हम कहते हैं हाफ फिलिंग। अनलेस आप जो है ये ग्राफीन की प्रिस्टीन स्टेज है, यानी प्रिस्टीन स्टेज का मतलब है कि अगर आप कोई इसमें डोपिंग ना करें या किसी सबस्ट्रेट में उसी सिंगल शीट को किसी सरफेस के ऊपर आपने रखा हुआ है जहाँ से कोई चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है
या आपने कोई एटम्स सब्स्टिट्यूट किए हैं, ऐड एटम्स रखें इसकी सरफेस पे जो कुछ चार्जेस कंट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं इस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इस सिस्टम के अंदर मिसाल के तौर पे आ जाते हैं। तो अगर हम वो सिचुएशन कंसिडर ना करें तो प्रिस्टीन ग्राफीन जो है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जो ग्राफीन है वो हाफ फिल्ड होगी, और उसका मतलब ये है कि जो लोअर बैंड है, यानी ये जो ई माइनस बैंड है, इसको इस तरीके से जो वेवी लाइन दिखाई गई है, ये चीज़ जाहिर कर रही है कि ये जो बैंड है ये फुल होगा, और अपर बैंड यानी कि वैलेंस बैंड फुल होगा, जो अपर बैंड है वो एम्प्टी होगा। So E minus band is filled and E plus band is empty. अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फैक्ट, इस सेंस में कि आप अगर लो एनर्जी पे प्रॉपर्टीज सिस्टम की स्टडी करना चाहते हैं और आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना चाहते हैं, तो यू नीड वेरी लिटिल एनर्जी टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स एट दीज पॉइंट्स, एट दीज 6 पॉइंट्स वेयर द टू बैंड्स मीट। यहाँ तो 2 दिखाए जा रहे हैं ना इस फिगर में कि वो पूरा बनाना, ये आपको इस फिगर में जो है ना ये 6 पॉइंट्स नज़र आते हैं। तो अगर आप सिस्टम को एक्साइट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोज टू द, अब ये जहाँ पे जो सारी फिलिंग होगी ना, तो आपकी फर्मी सरफेस जो है, फर्मी लेवल जो है ये इधर होगी, ई एफ इधर। अब हम लेंगे फर्मी लेवल प्रिस्टीन ग्राफीन पे एट ई एफ इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स फिल्ड हैं, पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो एम्प्टी हैं, और जो फर्मी लेवल है विच रिप्रेजेंट्स द हाइस्ट ऑक्यूपाइड लेवल वो जो है ई एफ इज इक्वल टू 0। तो अब आप, अगर आपको पता होगा लो एनर्जी प्रॉपर्टीज़ जो हैं दे, उसमें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में कि वो फर्मी लेवल के इर्द गिर्द जो है वो एक्साइटेशंस की हम बात करते हैं, बिकॉज दैट्स वेयर यू नीड द लीस्ट एनर्जी टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना चाहते हैं तो ऑल यू नीड इज़ बेसिकली एट दीज पॉइंट्स यू नीड arbitrarily small energy to excite. So this is actually a metal, and in fact it is what is called a semi-metal. Since the two bands are touching each other at these points, so it shows metallic behavior. तो इसको जहाँ पे bands क्योंकि टच कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी behavior है कि ये जो फर्मी सरफेस है इसकी वो पॉइंट्स हैं, क्योंकि there are only 6 points where these bands are touching, so density of states is very small, so charge carrier number is very small, so that is the basic definition of what is called a semi metal. इसको metal की बजाय semi metal कहा जाता है। so its properties are very close to metals, but the difference is that the density of states is very small and the charge carrier number is small, but it is a very good conductor and all that. और ये क्यों ये अच्छा कंडक्टर है ऑल दैट, वो सारा आपको जो है ना, अब आपने बैंड स्ट्रक्चर देख लिया है और आपको पता है कि फर्मी लेवल किधर है, और अगर आप इस सिस्टम को एक्साइट करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू अप्लाई वोल्टेज टू दिस ग्राफीन शीट, द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन will easily happen because there are vacant states very close to the Fermi surface. Vacant states meaning the states in the E plus band are very close in energy, so you need very little energy to excite the electrons from the filled states to the empty states. Pauli's screen principle याद है ना? You have to excite the electrons from an occupied state to an unoccupied state. So if these two are very close in energy, then you need very little energy to excite them. Whereas if there's a gap between the valence band and the conduction band, then you have to supply enough energy to cross the band gap. अच्छा जी, हाँ, अब ये जो चीज़ें ये बेसिकली जो है, so this makes graphene a semi metal. So let's just write it down, graphene, and we're talking about pristine graphene is a semi metal. This fact is very important. It's very important for its electronic properties.
ठीक है ना। आज आपने एक चीज़ देख ली कि बैंड स्ट्रक्चर हमने मालूम कर लिया ग्रेफीन का, और ये भी आपने समझ लिया कि वाई इट्स अ गुड कंडक्टर। तो ये जनरल रिजल्ट्स हैं। यू फाइंड दिस कॉमन फीचर्स in metals and so forth, मगर we are talking about, particularly we are talking about graphene today. अच्छा, अब अगर हम नेक्स्ट जो चीज़ देखना चाहते हैं वो ये है कि क्लोज टू दीज 6 पॉइंट्स, और यहाँ इस डायग्राम में जो सिर्फ इनमें से 2 दिखाए जा रहे हैं, के एंड के प्राइम पॉइंट, दिस इज़ द के पॉइंट एंड दिस इज़ के प्राइम पॉइंट, ठीक है ना, जिसमें आप देख रहे हैं ना के पॉइंट जो है और के प्राइम पॉइंट पे के वाई वैल्यू, इधर जो है ये एक्सिस जो है ना, ये आप कट क्रॉस कर रहे हैं, और जिसमें के वाई को 0 रखा हुआ है, तो के एक्स प्लस 4π/3a है, 4π/3a और माइनस 4π/3, तो दीज आर बेसिकली द के एक्स वैल्यूज़ हेयर, व्हाट यू सी हेयर आर द के एक्स वैल्यूज़। अच्छा, अब हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो ये भी कि ये तो आपके पास एनर्जी डिस्पर्जन रिलेशन तो आपके पास यहाँ पे आ गई है इन ऑल इट्स ग्लोरी एंड एवरीथिंग, मगर इट्स नॉट वेरी इनलाइटनिंग। यानी इसको देखकर आपको बहुत सारी चीज़ें, आप प्लॉट तो इसे कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, एंड यू कैन ईजिली प्लॉट इट इन, फॉर एग्जांपल मैथमेटिका, यू कैन प्लॉट इट, एंड इफ यू डू दैट, दिस इज व्हाट यू विल गेट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू विल गेट इफ यू प्लॉट दिस। ये जो इधर डायग्राम है ना, दिस कम्स आउट बिकॉज ऑफ दिस, फ्रॉम दिस डिस्पर्जन रिलेशन, मगर इट्स नॉट वेरी इनलाइट, इतनी बहुत ज़्यादा रोशनी डालता है जो हम समझना चाह रहे हैं। तो इट्स ऑलवेज यूजफुल टू सी के क्लोज टू दीज पॉइंट्स वेयर द 2 बैंड्स आर टचिंग, व्हाट फॉर्म डज द डिस्पर्जन रिलेशन टेक, यानी डिस्पर्जन रिलेशन की क्या फॉर्म बनती, ये हम जानना चाह रहे हैं, ताकि हो सकता है कुछ सिंप्लीफाइड सी फॉर्म बने जो हमें ज़्यादा चीज़ों को समझने में मदद दे। आई मीन दैट्स द पर्पस टू इट। So to do that, let's just look at this for a second. So अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास ये डिस्पर्जन रिलेशन है, जो हमारे पास ये डिस्पर्जन रिलेशन है, एक इसके नोटेशन को मैं एक नज़र देख लूँ पहले। इस डिस्पर्जन रिलेशन जो है ई प्लस माइनस के जो है, इसको हम एक्सपैंड करने लगे हैं क्लोज टू दीज पॉइंट्स, बैंड टचिंग पॉइंट्स। क्लोज टू का मतलब ये है कि हम जो है यहाँ ये अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं कि सॉरी या चलें ठीक है, इस तरह कर लें कि ए is much larger than QA. Q is some wave vector which is much smaller than K wave vector. K क्या है? K तो हमारे पास वैल्यू पता है 4π/3a and 0. Kx की वैल्यू 4π/3a है, और ये तो जो चीज़ ये K के लिए होल्ड करेगी, ये माइनस K के लिए भी हम उसी तरह से स्केबलिन लिख सकते हैं। तो what we are going to do is, you're basically going to, when you say this, what you're trying to do is expand the dispersion relation. You want to see कि ये dispersion relation जो है इन पॉइंट्स के करीब जो है उसकी क्या बिहेवियर है, how does it depend on the wave vector close to these band touching points, जहाँ 2 बैंड्स टच कर रहे हैं वहाँ उसकी क्या बिहेवियर। साफ जाहिर है कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास किस्म की जब रिलेशन आ रही है तो हमें इसमें कोसाइन फंक्शंस वगैरह हैं, जिसकी वजह से आपको ये सारा ये ऑसिलेटरी टाइप नज़र आ रही बिहेवियर इनकी बैंड स्ट्रक्चर की यहाँ पे। व्हाट वी वांट टू एक्चुअली सी कि अगर हम फोकस करें क्लोज टू दिस बैंड टचिंग पॉइंट्स, तो ये क्या इसकी फॉर्म बनती है। तो एसेंशली व्हाट वी आर एमिंग एट इज़ दैट दीज जो कोसाइन फंक्शंस हैं इनको हम एक्सपेंड करें, और हम जो है लीडिंग ऑर्डर टर्म्स को शामिल करें, सिर्फ लीडिंग ऑर्डर टर्म्स रखें, बाकी ख़त्म कर दें, तो हमारा ख्याल है कि शायद जिस जो है एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल जाए और वो वैलिड होगी क्लोज टू द बैंड टचिंग पॉइंट्स, क्योंकि हमने ये अप्रॉक्सीमेशन लगाई है कि वी आर नॉट गोइंग वेरी फार फ्रॉम द बैंड टचिंग। तो वेव वेक्टर क्यू जो है उसका मैग्नीट्यूड मच स्मॉलर देन द वेव वेक्टर के वेव वेक्टर की मैग्नीट्यूड से। तो टू डू दैट व्हाट वी गोइंग टू डू इज़
we will just expand the expression there, and so I'm going to write it in this form, plus minus t. तो अब मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये 2 cos आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को आप देखें तो इसमें cos kx a है। kx जो है, अब k पॉइंट पे जो kx है वो 4π/3a है। तो a 4π/3a इंटू a जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4π/3 प्लस qxa। मैं k प्लस q से रिप्लेस कर रहा हूँ ना, तो ये है kx a और ये qxa, तो ये kx प्लस qx मल्टीप्लाइड बाई a। इसी तरह फिर आगे वाली टर्म्स आएंगी। टू पाई बाई 3 प्लस qx a ओवर 2 और cos स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 qya। ठीक है ना। इसमें ky को, जब आप ky को एक्सपेंड कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ky जो है वो 0 है। तो जो ky प्लस qy जब आप लिखेंगे तो ky तो 0 हो जाएगा, सिर्फ qy वाली टर्म बचेगी जो कि आपको इधर नज़र आ रही है, ये ठीक है ना। इसी तरह जो है यहाँ पे आपने kx प्लस qx लिखना है, kx की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। सो दिस इज़ हाउ यू एक्सपैंड अबाउट दैट पॉइंट। हाँ, तो पॉइंट जो है उसकी वैल्यू पता है आपको, k वेक्टर, वे वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और उनके अबाउट आप इसे एक्सपेंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ qx एंड qy। अच्छा, अब हम इसको करते हैं, थोड़ी जल्दी करते हैं, फिर वो टाइम हो जाता है इसका अपलोडिंग, मतलब बहुत लंबी बड़ी फाइल ना हो जाए ना, सो ट्राई करते हैं। तो इसलिए जब हम इसको लिखते हैं तो ये cos 4, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b। हाँ, इस वाले को ना, चलें जल्दी जल्दी करते हैं। qx a, ठीक है, माइनस साइन 4π/3 साइन qx a प्लस, अभी तो थोड़ा सा मुझे नीचे आना, प्लस 4 cos, इधर भी वही हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। qx a ओवर 2 माइनस साइन ऑफ 2π/3। ये फिर बाद में आप चेक कर लीजिएगा, कोई जल्दी में गलती ना होगी, ठीक है ना, फिर मुझे बताएं कि सब ठीक है। कोई ऐसा मसला हुआ तो फिर हम इसको करेक्ट कर लेंगे। cos स्क्वायर रूट ऑफ 3, और अच्छा इधर ये ख्याल रखना है कि ये 3 है, ओ सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है डिवाइडेड बाई 2 है, वो उस पर स्क्वायर रूट नहीं है, 2 पे नहीं है। ये qya, अब ये सारा का सारा जो है ये स्क्वायर रूट के अंडर है, तो इसको ऐसे ही लेकर लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये cos 4π/3 जो है, अब ये cos 4π/3 जो है दैट इज़ इक्वल टू -1/2, और sin 4π/3 जो है वो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और cos 2π/3 जो है वो है होता है -1/2, और sin 2π/3 ये ज़रूरत है ना इन सब की, इधर देखें ना ये आ रहा है sin 2π/3 cos 2π/3, ये उसी को लिखने, तो वो जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 बन जाता है, ठीक। तो ये सारा कुछ हम सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास ये रिलेशन जो बन जाती है वो प्लस एंड माइनस टी, तो थोड़ा सा नीट भी कर लें, प्लस एंड माइनस टी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2
माइनस हाफ कॉस क्यू एक्स ए प्लस, अब ये सारी वैल्यूज़ डाल रहा हूँ मैंने, 3/2 साइन क्यू एक्स ए प्लस 4 माइनस हाफ कॉस क्यू एक्स ए ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 साइन क्यू एक्स ए ओवर 2, और ये साथ कॉस वाला फैक्टर बाहर है तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, अंडर 3/2, 2 नहीं है स्क्वायर रूट में, याद रखना कि आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा क्यों ये आ गया आपके पास, यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो रही है, यस ये वाली जो है ना, ठीक। अच्छा अब हमने बेसिकली हम जो है ये करने लगे हैं कि क्यू एक्स ए, क्यों क्यू स्मॉल है और ये क्यू वाई ए जो है हमारी बेसिक अप्रॉक्सीमेशन ये है। अब ये एक डायमेंशनलेस नंबर्स बन जाते हैं ना, क्योंकि क्यू की डायमेंशन जो वे वेक्टर की डायमेंशन है 1/द लेंथ है, और आप ए लेंथ से मल्टीप्लाई करने तो डायमेंशनलेस बन जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि दीज आर वेरी स्मॉल नंबर्स रिलेटिव टू 1। सो अब आप ये अप्रॉक्सीमेट करेंगे, दिस इम्प्लाइज, अब हम ये करेंगे कि साइन जहाँ पे आ रहा है उसको हम रिप्लेस कर देंगे उसके आर्गुमेंट से, यानी कि साइन की जो सीरीज़ एक्सपेंशन है उसमें लीडिंग ऑर्डर टर्म यानी पहली टर्म हम ले रहे हैं, और जो कॉस की में है उसको हम क्वाड्रेटिक तक रख रहे हैं, क्योंकि उसमें आर्गुमेंट में एक्स जो है ना वो क्वाड्रेटिक पे आता है। तो इसलिए हम बिहेवियर देखने के लिए 1 - 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 ही है ना वो, तो एक्स स्क्वेयर से हम रिप्लेस कर देंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो वी आर कीपिंग टर्म्स, जब हम ये कह रहे हैं तो वी आर एसेंशली कीपिंग टर्म्स, क्योंकि एक्स स्क्वेयर इधर रख रहे हैं तो वी आर कीपिंग टर्म्स अप टू क्वाड्रेटिक ऑर्डर इन क्यू एक्स, कीपिंग टर्म्स up to quadratic order in QX, QY। सो अगर हम ये करें तो लेट्स जस्ट डू इट क्विकली। अगर हम ये करें तो आपके पास ये आ जाता है प्लस एंड माइनस टी, -1 - 1/2 QXA स्क्वेयर्ड। ये जो कॉस वाली टर्म है ना, ये इसमें हम ये रख रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें आप जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये 2's जो है ना कैंसिल हो गए, तो बाकी आपके पास माइनस है जो कि बाहर है और बाकी कॉस है, तो आपने क्वाड्रेटिक ऑर्डर तक इसको रखा हो, ठीक है। प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 QXA, ठीक है। यहाँ अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 है, बाहर 2 था तो ये 2's कैंसिल हो गए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बच गया, और साइन को उसके आर्गूमेंट से हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये इसी तरह जो है आगे वाली टर्म उसमें 1 - 1/2, बिल्कुल यही आर्गुमेंट है हमारा जो कि हम आगे अप्लाई कर रहे हैं। तो टर्म बाय टर्म हम अगर ये 2 एक्सपेंशंस का ख्याल रखें तो आप इसको पूरी वैल्यूट कर दें, साइन एक्स की जगह उसके आर्गुमेंट और कॉस एक्स की जगह 1 - ½ एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते चले जाएँ, तो ये आप फॉर्म हासिल कर लेंगे। सो ये आ गया, और लास्ट टर्म जो है यहाँ से ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी जो कि 1 - ½ है, 3/4 QYA स्क्वेयर्ड, ठीक है जी। तो दिस इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस टी स्क्वायर रूट 3 माइनस, ये आप सब चेक कर सकते हैं कैसा उसमें गड़बड़ नहीं, 1/2 QX, अब तो सिंपल एलजेब्रा है, प्लस √3 QXA
minus 2, 1 minus 3 by 8, qy a squared minus 1 by 8, qx a squared, आगे टर्म जो आ रही हैं वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 qx a। रीअरेंज किया थोड़ा टर्म्स को कि क्वाड्रेटिक टर्म्स पहले लिखती हैं और ये इस तरह लिखती हैं। अच्छा, अब इसको सारे को आप करें तो आप देखेंगे कि कुछ फैक्टर्स वगैरह कैंसिल होंगे। तो एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी की वजह से, तो आप खुद ही ये थोड़ा सा अलजेब्रा है। तो ये 3/4 इधर आ जाएगा, qx a स्क्वेयर्ड प्लस 3/4 qy a स्क्वेयर्ड है। तो ये जो है आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा क्लोज टू दिस बैंड टचिंग पॉइंट्स। आपके पास जो डिस्पर्जन रिलेशन है वो आ जाती है qx a स्क्वेयर्ड प्लस qy a स्क्वेयर्ड। ठीक है, तो अगर हम इसमें जाएं इधर आकर तो बेसिकली हमारे पास ये अब डिस्पर्जन रिलेशन आ गई, e प्लस माइनस k प्लस q क्लोज टू द, ये आपके पास डिस्पर्जन रिलेशन। बेसिकली आपने इस तरीके से एक्सपेंड करके ये ऊपर वाली डिस्पर्जन रिलेशन को एक्सपेंड करके आप जो है यहाँ तक पहुँच गए, ये हमने दिखा दिया। अब इसमें इस सारे की खूबी ये है कि अगर आप ये डिफ़ाइन करें, a को इधर से कॉमन ले लें, a स्क्वेयर्ड को, तो वो a बन जाता है बाहर, t का फैक्टर है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है 2 है, h बार अगर डालें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, तो ये जो चीज़ आपने लिखी ये अप टू क्वाड्रेटिक ऑर्डर आपने q स्क्वायर रखी है, तो ये डिस्पर्जन रिलेशन आपके पास ये आ गई क्लोज टू द बैंड टचिंग पॉइंट्स। और मज़े की बात ये है, आई मीन दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस, ऑल दिस इज़ टू फाइंड दैट, चलें इसको इसमें मिटा दूँ, द ब्यूटी ऑफ दिस ऑल दिस इज़ दैट इट्स अ लीनियर डिस्पर्जन। You see, it's linear in Q. It's not quadratic in Q. Usually what we have is, for free particles, we have this quadratic in momentum dispersion, na? या quadratic in wave vector dispersion. So here what you find is linear dispersion. Linear dispersion. तो इसका मतलब ये हुआ कि close to the band touching points, you can think of this as these linear, ये linear जो हैं, जो आपके पास वो curved सा structure आ रहा था, वो जो है close to the Dirac points is more or less linear. So these are what are called the Dirac cones. और इनको Dirac spectrum इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये it is a relativistic dispersion for massless particle. अगर आप याद करें ना, special relativity में energy dispersion इस तरह दी जाती है, और for a massive particle with momentum p, ये dispersion relation है. But if you put the mass equal to 0, then the dispersion is linear in momentum. So the linear in momentum, जैसे q है तो आप h bar q जो है उसको momentum कह सकते हैं। तो ये जो है linear dispersion है, जिसमें जो velocity is, this velocity replaces the speed of light, and this velocity is 10 to the 6 meters per second, which is much smaller than the speed of light, and this is actually the Fermi velocity in graphene. So what you find is that close to those 6 band touching points, the energy dispersion relation is linear in wave vector / momentum, and so अगर हम ये सोच सकते हैं कि it's like a dispersion, similar to a dispersion relation for a massless relativistic पार्टिकल। सो इसका मतलब है जो फर्मियॉन्स हैं इस सिस्टम के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हम डिराक फर्मियॉन्स कह सकते हैं। इसलिए ग्राफीन को इसी बेसिस पे डिराक फर्मियॉन कहा जाता है, जिसमें ये क्लोज टू द डिराक पॉइंट ये लीनियर डिस्पर्जन रिलेशंस हैं, जिसमें लोअर बैंड फिल्ड है, अपर बैंड एम्प्टी है, एंड सो इसी रीज़न से जो ग्राफीन है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज़ नोन एज अ डिराक मटीरियल। ग्राफीन इज़ अ डिराक मटेरियल। आजकल जो है बहुत जो है एक्टिव एरिया और इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ रिसर्च है,
जिनमें न्यू क्वांटम मटेरियल्स के बारे में डिस्कशंस और इन्वेस्टिगेशंस चलती हैं, और उनमें ये डिराक मटेरियल्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं. ग्रेफीन इज़ अ प्रोटोटिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस. ग्रेफीन इज़ डिराक मटेरियल. और अब आपको ये पता चला कि इसको डिराक मटेरियल क्यों कहा जाता है. और इसको हम आगे चल के अगले लेक्चर्स में थोड़ा सा और मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे इस एस्पेक्ट को. और आज फिर हम इधर रोकते हैं. रीज़न बीइंग कि अभी वो लंबी हो जाती, बड़ी हो जाती फ़ाइल, तो फिर वो अपलोडिंग और आप लोगों को डाउनलोडिंग प्रॉब्लम होता है. तो इसलिए मेरे ऊपर जो है वो एक कंस्ट्रेंट है टाइम का ना, तो मुझे उसकी बड़ी फ़िक्र लगी होती है कि कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम ना बन जाए. तो ये जो है इस तरह. अब हम ये करेंगे कि आप ये 2 लेक्चर्स जो हैं ना, आप लोग इसको थोड़ा डाइजेस्ट कर लें. एंड देन व्हाट वी कैन हैव इज़ आफ्टर दैट इन अ फ्यू डेज़ मैं ज़ुहैब से डिस्कस कर लूँगा. वील सेट अप अ टाइम, मे बी मंडे जो क्लास टाइमिंग है उसी में हम रख लें कि एक टीम पे मीटिंग कर लें, जिसमें हम ये सारा इनमें किसी कोई क्वेश्चन हो या कोई डिस्कस करना हो या कोई एस्पेक्ट हो, तो वो वी कैन एक्चुअली डिस्कस्ड देयर. हाँ, तो ये बस यहाँ पे. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. स्टे सेफ और सबका जो है अपना ख्याल रखें. और ये एक दफ़ा ज़रा गौर से इसको पढ़ते रहें, और फिर हम आगे चल कर इसको फिर आगे बढ़ाएंगे. खुदा हाफ़िज़.